16 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर का इंग्लिश ऐसे का पेपर कंडक्ट हुआ। पेपर में 8 टॉपिक्स पूछे गए और आठों के आठों टॉपिक जो थे वो कोटेशन बेस्ड इंग्लिश एसेज थे, यानी फिलोसॉफिकल इंग्लिश एसेज थे। आप लोग अगर कंपेटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आजकल कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है उसमें कोटेशंस नजर आती हैं। ऐसे जो कोटेशन बेस्ड एसेज होते हैं, जिनको मैं फिलोसॉफिकल एसेज भी कह सकता हूं, इस किस्म के एसेज को कैसे टैकल किया जाता है, उनकी इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने किन किन फैक्टर्स को देखना होता है, और कोटेशन बेस्ड जो एसेज होते हैं उनकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। मैं इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात को बेहतरीन तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करने जा रहा हूं। लेट मी स्टार्ट विद इंग्लिश ऐसे पेपर जो कि अपीयर हुआ 16 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इंग्लिश ऐसे के पेपर में। और पेपर किस पोस्ट के लिए था? प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर। पेपर के अंदर जो 8 टॉपिक पूछे गए थे, मैं उनको डिस्कस करूंगा वन बाय वन। पहला जो टॉपिक पूछा गया था, होपफुली आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू। पेपर था प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर का, और उसमें 8 टॉपिक पूछे गए। जो पहला टॉपिक था, जरा देखिएगा। पहले टॉपिक का नाम था, आप लोगों को स्क्रीन होपफुली ये क्लियर होगी, मैं इसको मजीद क्लियर कर देता हूं। वन क्राउंड आवर ऑफ ग्लोरियस लाइफ इज वर्थ एन एज विदाउट अ नेम। कि जो 1 घंटा होता है, जो ग्लोरियस लाइफ का हो। ग्लोरियस लाइफ वो होती है जो शाहाना जिंदगी होती है, जिसमें क्राउन आर कहते हैं, जिसमें आपको ताज पहनाया गया हो। यानी 1 घंटा जिसमें आपको ताज पहनाया जाए और आपकी शान और शौकत वाला जो घंटा होता है, वो ऐसी पूरी जिंदगी से बेहतर है जिसमें आपका कोई नाम ही ना हो। कितना मजे का टॉपिक है, जरा देखिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सिंगल मोमेंट जो जिसमें आपको ऑनर मिले, जिसमें आप कोई अचीवमेंट दिखा रहे हो, जिसमें आप मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो या अपना कोई वैल्यूएबल रोल प्ले कर रहे हो, किसी भी सर्विस में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मैदान में, वो बेहतर है एक ऐसी लंबी जिंदगी से जो इनसिग्निफिकेंट हो, जो यूजलेस हो, जो मीनिंगलेस हो, जो पर्पसलेस हो, जो इनसिग्निफिकेंट हो, जो वर्थलेस हो, जो वैल्यूलेस हो। होपफुली इट इज क्लियर। अब अगर ये ऐसे आता है तो आप इसमें कौन कौन से एरियाज को फोकस करेंगे? लेट मी स्टार्ट। पहला ये है कि आप बताएंगे इस ऐसे में कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज्यादा मीनिंगफुल है एज कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ लाइफ। कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने साल जिए हैं, ये मैटर करता है कि जितने भी थोड़े साल, चाहे वो 20 साल है, चाहे वो 25 साल है, चाहे वो 15 साल है, कि उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है लाइफ में, औरों की जिंदगी में, इस दुनिया में जहां आप रहते हैं। एक इस थीम को इस ऐसे में कंसिडर करेंगे। सेकंड थीम इसके अंदर ये है कि आप बताएंगे कि लाइफ के अंदर जिस चीज़ की अहमियत है वो क्या है, कि आपने कितनी सेक्रीफाइसेस दी हैं, आपने कितना बड़ा पर्पसफुल, कितने बड़े पर्पस के ऊपर लाइफ गुजारी है, यानी कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या था। इसके अलावा अगर लेगेसी आपने छोड़ दी है कोई, एक आप एक ऐसी लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं कि अगर आप मर गए हैं तो वो पीछे एक लेगेसी कायम है। तो ऐसी लाइफ जो है, वो चाहे थोड़ी भी हो, वो ऐसी लाइफ से बेहतर है जिसमें आप अपने पीछे कुछ भी ना छोड़ें, आपको लोग जानते भी ना हो कि आप किस पर्पस पे कायम रहे, आपने कौन कौन सी सेक्रीफाइसेस दी, किसी को पता भी ना हो। इसी तरह आप इस ऐसे के अंदर इस चीज को भी कंसिडर करेंगे। आप बताएंगे कि लीडरशिप क्या होती है, यानी कि जो लीडर्स होते हैं, जो नेशन बिल्डिंग की तरफ काम करते हैं, जो कौम बना जाते हैं, जो अहद साज शख्सियात होती हैं, और जो पब्लिक सर्विस, यानी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद अगर लोगों की सर्विस है, लोगों की खिदमत है, तो ऐसी लाइफ चाहे वो थोड़ी सी भी हो, वो ज़्यादा बेहतर है उस ज़िंदगी की निस्बत जिसमें आपने कौम के लिए कुछ ना किया हो, जिसमें आपने लोगों के लिए कुछ ना किया हो, जिसमें आपकी लीडरशिप स्किल, जिसके अंदर आप लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर आपके लोगों ने ना देखी हो। और इस ऐसे के अंदर आप हिस्ट्री से एग्जांपल दे सकते हैं कि जो लोग रिफॉर्मर्स थे,
जिन जिन लोगों ने इस्लाहात लाई, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, चाहे वो कोई भी रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है या सोशल रिफॉर्म्स है। इसी तरह ऐसे लोग, जो लोग शुहदा हैं, जिन लोगों ने अपने वतन के लिए अपनी जानें निछावर की, अपनी ज़िंदगी दी अपने ख़ानदान के लिए, अपने अपने अपनी कौम के लिए, अपने अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए। इसी तरह इस मुल्क के इस ऐसे के अंदर ऐसे स्टेट्समैन, यानी कि ऐसे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनका नाम भी, उनको भी मेंशन करें, कि जिन लोगों ने अपनी अपनी जान कुर्बान की, अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी, किसके लिए? एक पर्पस के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, एक काज के लिए। तो होपफुली आपको समझ आ गई हो। अगर इस किस्म का टॉपिक हो, जैसे वन क्राउंड आर ऑफ ग्लोरियस लाइफ इज वर्थ एन एज विदाउट अ नेम, तो उसके लिए थीसिस स्टेटमेंट जरा देखिएगा, मैंने बनाई है। ऑल्दो अ लॉन्ग लाइफ एंश्योर्स सर्वाइवल, अगरचे बड़ी लंबी जो जिंदगी होती है उसमें इंसान की बका तो इंश्योर हो जाती है, इट इज द मोमेंट्स ऑफ पर्पसफुल नेशन, इट इज द मोमेंट्स ऑफ पर्पसफुल एक्शन and honorable achievement that grant true meaning to human existence, proving that quality of contribution outweighs mere longevity। कि ये जो लंबी जिंदगी होती है, अगरचे वो सर्वाइवल तो इंसान को देती है, लेकिन असल में ये वो लम्हात होते हैं जिसमें आप कोई पर्पसफुल एक्शन करते हैं, जिसमें आप कोई ऑनरेबल अचीवमेंट हासिल करते हैं, जो आपके आपके लिए आपको ताजीम तकरीम देती है। जो कि ये वो चीज़ें होती हैं जो पर्पसफुल एक्शन या इंसान की ज़िंदगी में जो ऑनरेबल अचीवमेंट होती हैं, ये इंसान की जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, इंसान का जो इंसान कायम है, जो इंसान मौजूद है, उसको ये मीनिंग अता करती हैं, और ये साबित करती हैं कि जो हम कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी को, जो पब्लिक सर्विस की शक्ल में, वो ज़्यादा मैटर करती है, वो जीत जाती है किस चीज़ से? सिर्फ जो लंबी उम्र है उससे ज़्यादा जीत जाती है जी। अब अगर इसी तरह दूसरा टॉपिक था, जरा देखिएगा। दूसरा टॉपिक जो है अब पेपर में आया, उसका नाम है, उसका टाइटल है, लीडरशिप इज मोर अ प्रोजेनी ऑफ प्रेशर देन एन इनहेरेंट टैलेंट। कि जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, वो बेसिकली, प्रोजेनी कहते हैं नस्ल को, वो बेसिकली एक सिलसिला है, एक नस्ल है किस चीज़ की? ऑफ प्रेशर देन एन इनहेरेंट टैलेंट। कि लीडरशिप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनहेरेंट टैलेंट हो, जो आपके अंदर ही इंट्रिंसिक आपके अंदर कोई टैलेंट खड़ा हो जाए, पोटेंशियल मौजूद हो, नहीं। बल्कि ये एक नस्ल, एक सिलसिला है, एक पूरी नस्ल होती है, जनरेशन होती है किस चीज़ की? प्रेशर के तहत, अंडर प्रेशर। बालफाज दीगर, राइटर ये कहना चाहता है कि जो लीडरशिप सामने आती है वो प्रेशर के तहत आती है। जब कोई क्राइसिस हो, कोई प्रेशर हो, जब कोई ऐसे आप कह सकते हैं नामसाइद हालात हो, उसमें लीडरशिप सामने आती है। लीडरशिप इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट कितना मौजूद है। ज़रा देखिएगा, इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने की है कि लीडरशिप इज शेप्ड बाय सर्कमस्टांसिस एंड क्राइसिस, नॉट मेयरली बाय बर्थ और नेचुरल एबिलिटी। कि लीडरशिप जो है वो पैदा होती है, हालात पैदा करते हैं लीडर्स। और जब क्राइसिस कोई आते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी लाइज विद इन क्राइसिस, कि जब कोई ऐसे क्राइसिस आते हैं, जो बहरान होते हैं, उसमें लीडरशिप लीडर्स सामने आते हैं। सिर्फ बाय बर्थ के किसी घर में आप पैदा हो गए तो आप लीडर के तौर पे पैदा हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। और ना ही कोई नेचुरल एबिलिटी किसी इंसान में हो तो हम कहते हैं कोई ये लीडर है, नहीं। बल्कि हालात और जो क्राइसिस होते हैं, जो बहरान होते हैं, वो लीडरशिप पैदा करते हैं। अब इसकी जरा देखिए, अगर ऐसा टॉपिक होगा तो उसमें आपने किन किन एरियाज पे फोकस करना होगा। पहले आप बताएंगे कि जो क्राइसिस होता है उसका क्या रोल होता है लीडर पैदा करने में। इस ऐसे के अंदर आप इस चीज को भी एड्रेस आपको करना चाहिए कि सिचुएशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, कि एक खास सिचुएशन पैदा हुई और लीडर पैदा हो गया। साउथ अफ्रीका में कालों को गोरों के बराबर हकूक नहीं थे, नेल्सन मंडेला पैदा हो गया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है मिलिट्री के अगेंस्ट कोई नहीं बोलता था, कौन पैदा हो गया? 804 पैदा हो गया। इसी तरह अगर आप देखें, हो सकता है कि आप लोग मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, हो सकता है कि आप डिसएग्री करते हो, लेकिन I have, after all, an opinion, and I, as I respect your opinion, hopefully you would respect my opinion। तो इसी तरह अगर हम उसकी बात ना करें 804 की, तो पाकिस्तान के अंदर जब जब भी लीडर सामने आए हैं, चाहे वो पीपल पार्टी का कोई लीडर हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो कब आए? जब बेसिकली अगर कोई लीडर आप समझते आए हैं, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को मैं लीडर समझता हूँ, तो जुल्फकार अली भुट्टो जब लीडर, उसकी लीडरशिप स्किल सामने आई, तो पाकिस्तान तो हमेशा से ही बहरानों का पाकिस्तान को सामना रहा है। तो जब जब बहरान थे उस वक्त लीडर पैदा हुए। तो याद रखें, जब भी आपकी लाइफ में बहरान आता है, क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उस टाइम आप नेचर आपको पॉलिश कर रही होती है, आपको लीडर बना रही होती है, आपको लीडिंग रोल के लिए तैयार कर रही होती है। तो इस ऐसे में, जिसमें कहा गया कि लीडर जो है वो कोई इनहेरेंट टैलेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये किस चीज का नाम है?
ये प्रोजेनी ऑफ प्रेशर है। तो इस ऐसे के अंदर आप पहले तो ये बताएंगे कि क्राइसिस कैसे लीडर पैदा करते हैं, दूसरा आप बताएंगे कि एक खास सिचुएशन, एक खास सिनेरियो जो बहरान वाला होता है, उसमें लीडरशिप कैसे सामने आती है। इसी तरह आप हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल देंगे कि हिस्ट्री में नेल्सन मंडेला को लेके आ जाए, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लेके आ जाए, रविंद्रनाथ टैगोर को लेके आ जाए। इंडिया में नेल्सन मंडेला की हम बात कर चुके हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में जो जो एग्जाम्पल आपके सामने आती हैं, अबुल कलाम आज़ाद की आप मिसाल ले सकते हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान चूंकि करीब करीब है, तो हम यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी। आजकल के एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आजकल जो मिलिट्री के अगेंस्ट कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, कौन सा ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि कुर्बानियां दे रहे हैं अब, या कौन से देते आए हैं, उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और पॉलिसी मेकिंग के अंदर, पॉलिसी फिर इस ऐसे के अंदर आपने ये भी एड्रेस करना है कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो प्रेशर के अंडर होती है। जब भी प्रेशर आता है तो हमें लगता है कि ये लैकुनाज हैं, ये लिमिटेशंस हैं, कि इसकी पॉलिसी, इसको कैसे एड्रेस करें, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो पॉलिसी कौन बनाते हैं? लीडर बनाते हैं, उनको हम पॉलिसी मेकर्स कहते हैं। तो लीडरशिप हमेशा उस वक्त सामने आती है जब कोई क्राइसिस हो, जब कोई प्रेशर की सिचुएशन हो। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट जरा देखिएगा टॉपिक पे। वाइल नेचुरल टैलेंट वाइल नेचुरल टैलेंट में फैसिलिटेट लीडरशिप, अगर इंसान के अंदर जो नेचुरल टैलेंट होता है उससे भी लीडरशिप स्किल सामने आ सकती है। इट इज प्रेशर, एडवर्सिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। असल में ये प्रेशर होता है, और जो नामसाइद या मुश्किल हालात होते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये वो चीज़ होती है दैट ट्रूली फॉर्ज effective leaders by compelling leaders to rise beyond their comfort zone। कि असल में नेचुरल लीडरशिप, जो नेचुरल टैलेंट होता है, उससे भी लीडरशिप पैदा हो सकती है इंसान में, इंसान लीडर बन सकता है। लेकिन एक्चुअली ये मुश्किल नामसाइद हालात होते हैं, ये प्रेशर टेक अंदर प्रेशर की सिचुएशन होती है, और ये जिम्मेदारी जब इंसान के कंधों पे आती है, तो उस वक्त क्या होता है कि ट्रू लीडर सामने आते हैं जो कंफर्ट जोन से फिर वो उनको बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर होता है, क्योंकि वो मुश्किल हालात में होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर वो ट्रू लीडर और इफेक्टिव लीडर के तौर पे सामने आते हैं, और उसके लिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आते हैं। इसी तरह एक तीसरा टॉपिक पूछा गया प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर की इंग्लिश ऐसे के पेपर में, एंड टॉपिक वाज डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस आर एज अकिन टू स्लेवरी एज आर फ्री विल एंड फ्रीडम टू म्यूटनी। अब डिसिप्लिन अगर बहुत ज्यादा हो और इंसान बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो यानी कि ताबेदारी कर रहा हो, तो ये तकरीबन ऐसे ही है जैसे इंसान गुलाम है। अकिन कहते हैं सिमिलर। तो डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस जो है, ये दोनों ऐसे हैं जैसे कि इंसान गुलामी की जिंदगी गुजार रहा हो। इसी तरह फ्री विल जो होता है, जब इंसान अपनी मनमानी करता है, मनमौजियां करता है, और फ्रीडम होता है जो जो मर्जी हम करें, उससे क्या होता है, उससे म्यूटनी यानी कि बगावत शुरू हो जाती है। बालफाज दीगर डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस को उसने स्लेवरी कहा है, और ये जो फ्री विल है और फ्रीडम है, इसको उसने उसने म्यूटनी यानी कि बगावत कह दिया है। अब इसका मतलब ये है कि इस पूरे सेंटेंस का, इस पूरे कोटेशन का मतलब ये है कि जो ब्लाइंड डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं, जो ब्लाइंड ओबीडियंस हम जब करते हैं, तो वो बेसिकली ऑपरेशन की तरफ जाता है। जब हम डिसिप्लिन शो कर रहे हो, अंधा अपनी आंखें बंद करके डिसिप्लिन कर रहे हो और लोगों को ओबीडियंस की तरफ लेके जा रहे हो, तो फिर यानी कि जब हम ओबीडियंस करते हैं, बहुत ज़्यादा ताबेदारी करते हैं और डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं, फिर लोग हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। इसी तरह जब अनचेक्ड फ्रीडम होती है, यानी कि ऐसी फ्रीडम जिसमें जिसके ऊपर कोई पाबंदियां ना हो, हर किस्म की आज़ादी हो, तो उससे क्या होता है, उससे कैओस और डिस्ट्रक्शन जन्म लेती है। लिहाजा क्या चीज़ ज़रूरी है? न तो अनचेक्ड फ्री विल एंड फ्रीडम ज़रूरी है, और ना ही ब्लाइंड ओबीडियंस या डिसिप्लिन कोई इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि इन दोनों के दरमियान बैलेंस जरूरी है। ना तो ब्लाइंड डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस हो, और ना ही अनचेक्ड या लिमिटलेस फ्रीडम हो। इनके दरमियान में उसको हम कहेंगे वो बैलेंस की सिचुएशन होगी, और वो बेहतर होगा सोसाइटी के लिए, इंसानों के लिए, मुआशरे के लिए। अब इस अगर इस ऐसे के अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें फोकस एरियाज क्या होंगे? आपने इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। पहली बात यह है कि आप अथॉरिटी में और लिबर्टी में, लिबर्टी कहते हैं आज़ादी को, कि आप कितना आज़ाद हैं, और अथॉरिटी कहते हैं जिसमें आप चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, लोगों को डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं कि हमें, आप हमारी ताबेदारी करें, जैसे आर्मी में होता है अक्सर। तो अथॉरिटी में और लिबर्टी में, लिबर्टी जैसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जमहूरियत जिसे हम कह सकते हैं। तो अथॉरिटी में और लिबर्टी में बैलेंस होना चाहिए। आप इस ऐसे के अंदर ये बात डिस्कस करेंगे। फिर आप डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि जो इदारे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो गवर्नेंस एक प्रोसेस है, इदारों का काम करना डेमोक्रेसी के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए, उसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा
अनचेक्ड वे में या लिमिटलेस वे में अथॉरिटी जमाई जाए, दिखाई जाए, और ना ही ऐसा है कि आप लोगों को मजबूर कर दें कि वो बिल्कुल ही आज़ाद हो जाए। मतलब दरमियान में बैलेंस होगा। और इसी तरह रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे कि रूल ऑफ लॉ आपको पता है क्या होता है। रूल ऑफ लॉ में ना तो आप किसी को बिल्कुल आज़ाद आज़ाद छोड़ देते हैं कि आप, आपकी फ्रीडम है, आपको फ्री विल है, आप जो मर्जी करें, और ना ही ऐसा होता है फिर रूल ऑफ लॉ में कि आप लोगों को, जो जो लोग हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं या नेशन है, उसको आप बिल्कुल दबा देते हैं कि आप हमें सिर्फ फॉलो करें और हम ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं। इसी तरह इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए। और जस्टिस इसी चीज़ का मुतकाजी है कि ना ही एब्सोलूट फ्रीडम हो और ना ही ब्लाइंड डिसिप्लिन हो। इसी तरह सिविल मिलिट्री रिलेशन की आप बात कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर साफ ज़रा ऐसे लिख रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन की बात कर सकते हैं इस ऐसे के अंदर, कि जैसे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है। अब सिविल लीडर्स क्या चाहते हैं? सिविल लीडर चाहते हैं कि हमारी मर्जी हो। मिलिट्री जो हमारी डिक्टेटरशिप है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि जी हमें फॉलो करें। अब जो मिलिट्री फ्रीडम है वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक वे में काम करती है, यानी फ्री विल और फ्रीडम चाहती है। वो चाहती है कि हम बिल्कुल अनचेक्ड वे में, हमें हमें आज़ादी हो, हम जो मर्जी जिसको बिहाइंड द बार्स कर दें, और जब चाहे हम इलेक्शन को सैबोटेज कर दें, जब चाहे हम मार्शल लॉ लगा दें, जब चाहे हम इमरजेंसी नाफिज कर दें। तो ये अनचेक्ड लिमिटलेस फ्रीडम है और फ्री विल है। ये भी बुरी बात है। इसी तरह अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर भी जो हमारे डेमोक्रेट, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, वो ये चाहते हैं कि अगर जो हम चाहें वो सब कुछ होता रहे, हम जो मर्जी कहते रहे, हमारे ऊपर कोई पाबंदियां लागू नहीं है। तो सिविल मिलिट्री रिलेशन के अंदर भी इस टॉपिक को आप लेके आ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन जो है, जैसे पाकिस्तान को आप एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, नेशन समझ लें, तो कोई भी इदारा है अगर, तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ उसमें लिमिटेशंस होनी चाहिए। ना तो लिमिटलेस फ्रीडम होनी चाहिए और ना ही ब्लाइंड डिसिप्लिन या ओबीडियंस होनी चाहिए। यानी लोगों को वॉइसेस, लोगों की जो वॉइसेस हैं, डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं, उनको स्पेस देनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो लिमिटलेस फ्रीडम या लिमिटलेस फ्री विल भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर इस ऐसे की अगर हम थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम यूं बनाएंगे कि ऑल्दो डिसिप्लिन इज वाइटल फॉर ऑर्डर एंड फ्री विल एसेंशियल फॉर क्रिएटिविटी। कि अगरचे जो डिसिप्लिन होता है वो ऑर्डर, जो नज्म ज़ब्त कायम करने के लिए ज़रूरी होता है, इसी तरह जो फ्री विल होती है, जो आज़ादी होती है, वो क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी होती है। देयर एक्सट्रीम्स, चाहे वो और डिसिप्लिन के एक्सट्रीम हो, चाहे वो फ्री विल का एक्सट्रीम हो, यानी ब्लाइंड ओबीडियंस एंड अनकंट्रोल्ड लिबर्टी, ये एक्सट्रीम है। जब डिसिप्लिन का की एक्सट्रीम होगी तो उसको हम ब्लाइंड ओबीडियंस कहेंगे। जब फ्री विल की एक्सट्रीम होगी तो उसको हम अनकंट्रोल्ड लिबर्टी कहेंगे। ये दोनों क्या होते हैं? दे बोथ थ्रेटन सोशल स्टेबिलिटी, मेकिंग बैलेंस द कॉर्नर स्टोन ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। यानी अगर हमने इफेक्टिव गवर्नेंस लानी है तो उसमें ना तो हम ब्लाइंड ओबीडियंस को हमें एडवोकेट करना चाहिए और ना ही हमें अनकंट्रोल्ड लिबर्टी को एडवोकेट करना चाहिए। उनके दरमियान में बैलेंस होना चाहिए। ना तो अनकंट्रोल्ड लिबर्टी हो कि हर बंदा अपनी मर्जी मनमानी करता फिरे, और ना ही ब्लाइंड ओबीडियंस हो कि ऐसा भी नहीं है कि जो एक अथॉरिटी तय कर दे तो हमने सब कुछ उसी को ही फॉलो करना है। इसी तरह अगर हम देखें एक और टॉपिक जो ऐसे में पूछा गया प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर के एग्जाम में, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 16 दिसंबर 2025 को, उस इंग्लिश ऐसे का एक चौथा टॉपिक ये था कि प्रिमिटिविटी टू मॉडर्निज्म इज एक्चुअली अ स्ट्रगल फ्रॉम डस्ट टू डस्ट। प्रिमिटिविटी कहते हैं, प्रिमिटिव होता है कदीम, बहुत ही कदीमी। प्रिमिटिविटी टू मॉडर्निज्म के बहुत ही जो पुरानी, जो कदीम जो जिंदगी थी या जो प्रिमिटिविज्म था, वहां से जो मॉडर्निज्म की तरफ हम आ रहे हैं, यानी कि जो दकियानूसी जिंदगी हमारी थी, जो बहुत ही ट्रेडिशनल जिंदगी थी, जो बहुत ही कदीम कदामत पसंदी वाली जिंदगी थी, उससे जब हम मॉडर्निज्म की तरफ आ रहे हैं तो बेसिकली ये एक ऐसी कोशिश है जो डस्ट टू डस्ट है। यानी पहले भी हम डस्ट थे, कुछ भी नहीं थे, और अब भी हम कुछ भी नहीं है। यानी बहुत पहले भी हम कुछ नहीं थे और अब भी हम कुछ नहीं बन रहे। तो वो जो अब हम कदामत पसंदी से जिद्दत पसंदी की तरफ आ रहे हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम मॉडर्न हो जाएं। ट्रेडिशनल थे पहले, फंडामेंटल थे, और अब चाह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो जाएं। जिद्दत पसंदी हमें आ रही है, इनोवेशन आ रही है। लेकिन ये जो मॉडर्निज्म है, ये जो जिद्दत है, तरक्की है, ये भी इसके आखिर में भी है डस्ट ही है। ये हम खाक से शुरू हुए और खाक पे पहुंच गए। अब इसका मतलब क्या है इस ऐसे का? जरा देखिए, इस ऐसे का मतलब है कि जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो साइक्लिकल है। वो ऐसा नहीं है कि वो हम पहले कदीम थे और दकियानूसी थे, फंडामेंटल थे, तो हम ऊपर ही जा रहे हैं बिल्कुल लीनियर, यानी कि लाइन में ऊपर ही हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल लाइन में नहीं चल रहे, ना ही हम बिल्कुल ऊपर जा रहे सीधा सीधा, नहीं। बल्कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। कैसे?
कि अगरचे हम मॉडर्नाइजेशन को देख रहे हैं अपनी आंखों से, डिस्पाइट मॉडर्निज्म ह्यूमैनिटी रिमेन्स बाउंड टू मॉर्टेलिटी, कि इंसान पाबंद है इस चीज़ के, वो मर भी जाते हैं, एंड फंडामेंटल स्ट्रगल्स, कि वो बुनियादी स्ट्रगल जो उनकी होती हैं वो हर हाल में जारी रहती है, चाहे वो मॉडर्न भी हो जाए। तो हम अगर देखें कि जो हमारे बहुत आबाओ अजदाद थे, एंसेस्टर से पहले की बातें करते हैं, हम प्रिमिटिविटी की बात कर रहे हैं, उनको भी अपने वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी मर जाते थे। और हम अगर जिद्दत पसंदी की तरफ आ गए, मॉडर्निज्म की तरफ, तो अब भी हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और अब भी हम मर जाते हैं। चाहे मेडिसिन आ गई हैं, चाहे जो हमारे रहने के तौर तरीके हैं वो मॉडर्न हो गए हैं, अच्छी मेडिसिन आ गई है, अच्छा तरीका इलाज आ गया है, लेकिन फिर भी हम मोर्टेलिटी तो है, इस तरह हम फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब नए प्रॉब्लम्स का सामना है। तो ये जो ह्यूमन प्रोग्रेस है, ये जो आप कह सकते हैं ह्यूमन प्रोग्रेस है, ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये साइक्लिकल प्रोसेस है। एक प्रॉब्लम आता है, हम कोशिश करते हैं, घूमते 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 फिर उसी मदार के आसपास, हम उसी मदार में रहते हैं, उसी सेंटर के आसपास घूमते रहते हैं। तो ह्यूमन प्रोग्रेस जो है वो लीनियर नहीं है, बल्कि साइक्लिकल है। अब अगर इस टॉपिक को अगर हम देखें, तो इसमें किन एरियाज पे आप फोकस करेंगे? आप फोकस करेंगे कि सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स कहते हैं कि जब जो चीज़ जो है एक दूसरे के अपोजिट जा रही हो। हम सिविलाइजेशन के हक में होते हैं, हम कहते हैं कि हम कदीम थे, तो अब हमें अतवार ज़िंदगी, स्पेंडिंग पैटर्न, अर्निंग पैटर्न, ज़िंदगी का जो हमारे रहने के आदाब हैं, जो तहजीब है वो चेंज हो रही है, तमद्दन चेंज हो रहा है हमारा। तो हम क्या कहते हैं कि हम कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की तरफ आ रहे हैं, मॉडर्निज्म की तरफ आ रहे हैं। हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं, पहले गैर महज़िब थे, अब सिविलाइज्ड हो रहे हैं, अब हमारी लाइफ इंप्रूव हो गई है। लेकिन अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें, पैराडॉक्स की बात करें, तो डेवलपमेंट कहती है कि हम आहिस्ता 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 डेवलप हो रहे हैं। सिविलाइजेशन ये कहती है कि अगर आप देखें, हड़प्पा तहजीब हम देखें या मोहनजोदाड़ो की देखें, तो हम अपने कदामत की तरफ भी जाते हैं, देखते हैं। तो सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट का पैराडॉक्स का मतलब ये है कि अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपनी सिविलाइजेशन को भी साथ लेके चलना पड़ता है, अपने कल्चर को भी। तो सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट के दरमियान में ये जंग जारी रहती है, कि हम चाहते हैं कि हम डेवलप भी हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिविलाइजेशन वैल्यूज को भी अपने साथ रखें। इसी तरह अगर टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट वर्सेस मॉरल डिक्लाइन, कि अब हम अगरचे जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, हमारे अंदर हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं, तो हमारी मॉरल डिग्रेडेशन शुरू हो गई है। मॉरल वैल्यूज हमारे यहाँ अब जो है वो मतरूक होती जा रही हैं, तर्क होती जा रही हैं। अब हम उतने मॉरल नहीं हैं जितने मॉरल पहले ही हमारी सोसाइटीज होती थी, प्रिमिटिव एराज के अंदर। तो इस कश्मकश को भी हम बताएंगे कि अगरचे दिखने को तो हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं, लेकिन मॉरल डिक्लाइन का शिकार हो गए हैं। इसी तरह बात हम करेंगे कि सस्ट, यानी कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए हैं, लेकिन फिर भी हम तबाह हो गए हैं, यानी कि डस्ट टू डस्ट। पहले भी डस्ट थे, और अब मॉरल वैल्यूज डिके हो गई है, मॉरल डिक्लाइन हो गया, तो फिर भी हम डस्ट पे खड़े हैं। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि अब हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ जो है वो मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन हमें फिर इस चीज़ का ख़तरा है कि हमारा जो मुआशरा है, अगरचे हमारे कारखाने बन चुके हैं, फार्म्स मिल्स बन चुकी हैं, लेकिन वो इतना धुआं छोड़ रही है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का शिकार हो रहे हैं हमारी सोसाइटीज़। तो हम पहले भी नाकाम थे, डस्ट थे, और अब फिर हमारा मुआशरा जो है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो फिर हम डस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कैओस है, पहले भी अब भी कैओस था। तो हमें अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी तरक्की करनी चाहिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन हैं, वो इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर, सोशल ग्राउंड के ऊपर और मॉरल ग्राउंड के ऊपर वो सस्टेनेबल हो। यानी कि हम, अगर हम आज कमा रहे हैं और माहौल को पोल्यूट कर रहे हैं, तो हमें आने वाली जो हमारी जनरेशन होंगी वो इतना नहीं कमा पाएंगी। वो इस तरह इकोनॉमिकली और सोशल वेलबींग का हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग और उनकी सोशल वेलबींग और उनकी इन्वायरमेंटल वेलबींग। क्योंकि अगर आज हम ज़्यादा कमाएंगे और हम इन्वायरमेंट को ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारी फर्म्स हो सकती हैं दुनिया भर में, कारखाने हो सकते हैं, लेकिन उससे जो मुआशरा, जो जो इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, उससे आने वाली जो जनरेशन है उनका जीना महाल हो जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएंगे ना। हमें उनकी भी इकोनॉमिक वेलबींग, इन्वायरमेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग का सोचना चाहिए। ऐसी जो तरक्की होती है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी वर्सेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बहस करेंगे। इसी ऐसे के अंदर आप प्रोग्रेस का फिलोसॉफिकल व्यू देंगे कि तरक्की क्या है। ये जो प्रिमिटिविज्म से लेकर मॉडर्निज्म की तरफ हम जा रहे हैं, कदामत पसंदी थी और अब हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या वाकई हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं? क्या वाकई हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? प्रोग्रेस क्या होती है? क्या नॉलेज ज़्यादा होना प्रोग्रेस है? क्या हैप्पीनेस ज़्यादा होना प्रोग्रेस है? क्या अचीवमेंट का ज़्यादा होना प्रोग्रेस है? या अपनी वैल्यू से जुड़े रहना प्रोग्रेस है? व्हाट इज प्रोग्रेस? तो इसका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन भी आप इसी करेंगे कि प्रिमिटिविज्म के अंदर प्रोग्रेस थी,
या अभी मॉडर्निज्म के अंदर प्रोग्रेस है। इसी तरह अगर हम बात देखें, इस ऐसी स्टेटमेंट हम ये बनाएंगे कि डिस्पाइट रिमार्केबल एडवांसमेंट फ्रॉम प्रिमिटिव सोसाइटीज, कि वो जो कदीम हमारी सोसाइटीज थी उससे अगरचे हम बड़ी खातिर खा हमें एडवांसमेंट हासिल हो गई हैं टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन ह्यूमन प्रोग्रेस रिमेन्स अ साइक्लिकल स्ट्रगल, कि ह्यूमन प्रोग्रेस क्या है, वो एक साइक्लिकल स्ट्रगल ही है। अब मटेरियल डेवलपमेंट फेल्स टू फ्री ह्यूमैनिटी फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल लिमिटेशंस एंड मॉरल डिके, कि ये जो हम मादी तौर पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, मटेरियल डेवलपमेंट, ये फेल हो जाती है इंसान को आज़ाद कराने में। किस चीज़ से? वो जो हमें एग्जिस्टेंशियल लिमिटेशंस हैं, कि हमारी जो वजूद को ख़तरा है हमारा, और जो हम मॉरल डिके का जो शिकार है हो रहे हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, मटेरियल डेवलपमेंट हासिल कर लें, हम मॉरल डिके से ये हमें मटेरियल डेवलपमेंट छुड़ा नहीं सकती। हम फिर भी मॉरल मॉरल डिके का शिकार है, यानी अखलाकी अबतरी का शिकार है हम। और हमारी जो बका है, जो हमारी एग्जिस्टेंशियल, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, हमारी एग्जिस्टेंस की लिमिटेशन फिर भी हैं, कि हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, हमें मॉरल डिके फिर भी हम उसका शिकार हो रहे हैं, और हम फिर भी मर रहे हैं। मोर्टेलिटी यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हमें हैं, यानी एग्जिस्टेंशियल लिमिटेशंस हमें हैं। तो प्रिमिटिव से मॉडर्निज्म की तरफ अगरचे हम आ चुके हैं, लेकिन दो चीज़ों से हम छुटकारा नहीं आ पा सकते, मोर्टेलिटी मरने से, और इसी तरह मॉरल डिके से। लिहाजा हम डस्ट से शुरू हुए थे, प्रिमिटिविज्म से, और डस्ट पे आ गए मॉडर्निज्म, ये भी डस्ट ही है। इसी तरह एक पांचवा टॉपिक पूछा गया, और पांचवा टॉपिक था एम्पथी ऑलवेज ईट्स मोर ऑन योर रिलेशंस देन यू, कि जब आप एम्पथी देते हैं, एम्पथी क्या होता है? एम्पथी होता है पुटिंग योर सेल्फ इन द चेयर ऑफ अदर पर्सन, कि जब आप किसी और की जगह बैठ के, पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर पर्सन, कि जब आप अपने आप को किसी और की जगह पर रख के सोचते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं, इसको एम्पथी कहते हैं। तो एम्पथी ऑलवेज ईट्स मोर ऑन योर रिलेशंस देन यू, कि जो एम्पथी होती है उसकी कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ती है? आपके रिलेशंस को, देन यू। एम्पथी ऑलवेज ईट्स मोर ऑन योर रिलेशंस, सॉरी, एम्पथी ऑलवेज ईट्स मोर ऑन योर रिलेशंस देन यू, कि जो एम्पथी है, ईट्स बना फीड करना आप कह सकते हैं। तो एम्पथी जो है उससे आपके जो रिलेशंस हैं, जो लोग आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, उनको उसका फायदा होता है, आपको फायदा नहीं होता। जरा देखिएगा, एम्पथी डिमांड्स इमोशनल सेक्रीफाइस, कि ये जो जब आप लोगों को एहसास करते हैं, तो वो बेसिकली आपकी इमोशनल, आपको सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। ऑफन बेनिफिटिंग रिलेशनशिप्स मोर देन द एम्पथाइजर, कि जो बंदा एम्पथाइज कर रहा होता है, एम्पथी दे रहा होता है, एहसास कर रहा होता है, उसको इतना बेनिफिट नहीं होता जितना उसके जो रिलेशंस होते हैं उनको बेनिफिट होता है। यानी बाल फास दीगर, कि अगर एक बंदा एम्पथी दिखा रहा है तो उसको वो एहसास तो कर रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं हो रहा होता। जिनका वो एहसास कर रहा होता है, जिन रिलेशंस का एहसास कर रहा होता है, वो जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा होता है। दे गेट एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एम्पथाइजर। तो इसका मतलब यह है कि एम्पथी ऑलवेज ईट्स मोर ऑन योर रिलेशंस देन यू, कि एम्पथी का फायदा ज्यादा होता है उन रिलेशनशिप का जिसके अंदर आप एम्पथाइज करते हैं, आपको फायदा है। यू का मतलब है कि जो बंदा एम्पथाइज कर रहा होता है। आप इस टॉपिक के अंदर आप किन किन एरियाज को फोकस करेंगे? आप फोकस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि जब आप एम्पथी शो करते हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा रहे होते हैं। तो जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो आप एम्पथाइज करते हैं, एम्पथी शो करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? जो आपके साथ लोग लिंक्ड होते हैं, लेकिन एम्पथाइजर को बेनिफिट इतना नहीं होता, क्योंकि वो इमोशनल कास्ट बियर कर रहा होता है। इसी तरह आप सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप की बात करेंगे, कि जब आप वो एम्पथाइज करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो हार्म नहीं होती है, लिंक्स पैदा होते हैं, सोशल कैपिटल पैदा होता है, सोशल कोहेजन होता है, लोगों के लिंक्स बनते हैं, और वहीं से लीडरशिप की, जब आप लोगों के साथ ज़्यादा लिंक्स बनाते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं। लीडरशिप भी यहाँ से, यानी कि जितनी आप इमोशनल कास्ट बियर पे करते हैं, जितनी आप इमोशनल इंटेलिजेंस शो करते हैं, उतने अच्छे आप लीडर बन जाते हैं, उतने लोग आपके साथ एसोसिएट करते हैं, सोशल कोहेजन आप बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, उनको लीड करते हैं। इसी तरह इस ऐसे में आप ये भी डिस्कस करेंगे कि पर्सनल कास्ट ऑफ एम्पैथी, कि जब आप बहुत एम्पैथाइज करते हैं, तो फिर जो बंदा सबको खुश कर रहा होता है, वो खुद जो होता है वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो लोगों के साथ तो जब भी उनको मसला होता है उनके साथ एम्पैथाइज करता है, लेकिन जब उसे खुद मसला होता है तो लोग उसके साथ नहीं खड़े होते, क्योंकि लोग तो एम्पैथाइजर नहीं है, आप एम्पैथाइजर हैं। तो आप जब एम्पैथी एम्पैथी शो करते हैं तो आप अपने इमोशनल अपनी इमोशनल कास्ट उस पर लगा रहे होते हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन पीपल। तो वो लोग तो बेनिफिट ले रहे होते हैं, लेकिन जब आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं लोगों के अंदर, तो आप इमोशनैलिटी के लिहाज से आप ड्रेन हो जाते हैं। आपके अंदर वो जो इमोशनल वेलबींग आपकी है वो अफेक्ट हो रही होती है, आप इमोशनली उतने स्टेबल नहीं रहते। आपका
आपकी इमोशनल वेलबींग को नुकसान पहुंचता है, लोगों का फायदा होता है, क्योंकि आप उनके साथ एम्पैथाइज कर करके उनको एनरिच कर रहे होते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पैथाइजर। इसी तरह आप बात करेंगे कि पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, आप बात करेंगे कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी उनका काम होता है लोगों को सर्व करना, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो उन्होंने एम्पैथाइज करना होता है। क्यों? इसलिए एम्पैथाइज करना होता है ताकि जो उनका काम होता है वो दे आर ड्यूटीफुल एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो वो जब लोगों के साथ वो इन्वायरमेंट के हवाले से बात करें, सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें, तो जो भी इंसान की जॉब होती है, जहाँ पे भी इंसान का, जिस पब्लिक ऑफिस में भी इंसान बैठा होता है, तो पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम करें, यानी ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनको एम्पैथाइज करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि ये उनको लोगों को एनरिच करना पड़ता है, लोगों को गाइड करना पड़ता है, एम्पैथाइज करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमने बात की है कि एम्पैथी ऑलवेज ईट्स मोर ऑन योर रिलेशंस देन यू। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगी कि ऑल्दो एम्पैथी स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स एंड सोशल हार्मनी, कि अगरचे जब आप एम्पैथी शो करते हैं, एहसास करते हैं, दूसरे को अपनी जगह पर रख के सोचते हैं, उसका एहसास करते हैं, इससे रिलेशनशिप मजबूत होते हैं और इससे सोशल हार्मनी पैदा होती है कि लोग आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन इट ऑफन डिमांड्स पर्सनल इमोशनल सेक्रीफाइस, लेकिन इससे जो इंसान की अपनी पर्सनल जो इमोशनल जो सेक्रीफाइस है वो इंसान से डिमांड करती है इस चीज़ की, कि एम्पैथी तकाजा करती है, एम्पैथी मुतकाजी होती है कि आपकी जो पर्सनल इमोशनल जो आपको सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। प्लेसिंग अ ग्रेटर बर्डन ऑन एम्पैथाइजर देन ऑन दोज हु बेनिफिट फ्रॉम इट। तो इससे ज्यादा बर्डन किस पे आता है? एम्पैथाइजर पे, ना कि उन पे आता है जो कि उससे फायदा उठाते हैं। इसी तरह एक और छठा टॉपिक पूछा गया ऐसे में, पब्लिक प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर के एग्जाम में, इंग्लिश ऐसे के पेपर में ऐसे का टाइटल देखें जरा, एसिमेट्री इज एक्चुअल ब्यूटी, व्हाट आर स्टैंडर्ड्स देन। कि जो एसिमेट्री है वो असल खूबसूरती वही है, तो फिर ये स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेंचमार्क, एक खास स्टैंडर्ड, एक खास क्राइटेरिया कि इस पे अगर आप खड़े हैं तो आप जो है वो कामयाब हैं या खूबसूरत हैं। तो एसिमेट्री का मतलब ये होता है, एक वर्ड होता है सिमेट्री, कि हर चीज तरतीब में होती है, ऑर्डर में होती है, सीक्वेंस में होती है। और एसिमेट्री का मतलब होता है कि जब चीज डिसऑर्डर में हो, जब तरतीब में ना हो, जब एक सीक्वेंस में ना हो। तो एसिमेट्री जो है, जिसको हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं, वैरायटी कह सकते हैं, तो जो एसिमेट्री है असल खूबसूरती एसिमेट्री है ना। तो फिर अगर एसिमेट्री खूबसूरती है तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं फिर वो किस लिए है? उसका क्या फायदा? क्या वो फिर खूबसूरती नहीं है? तो इसका मतलब ये है इस ऐसे का कि ट्रू ब्यूटी लाइज इन इम्परफेक्शन एंड डाइवर्सिटी। कि ये जो डाइवर्सिटी होती है, लोग मुख्तलिफ हैं, किसी की नाक कैसी है, किसी की आंखें कैसी है, किसी की के गाल कैसे हैं, किसी की चिन कैसी है, किसी का कद छोटा है, किसी का कद बड़ा है, कोई हेल्दी है, कोई बहुत थिन है, कोई स्लिम है, ब्ला ब्ला। तो जो किसी का कंप्लेक्शन फेयर है, किसी का बाल कैसे हैं, किसी के नाक कान कैसे हैं। तो ट्रू ब्यूटी लाइज इन इम्परफेक्शन एंड डाइवर्सिटी। तो असल खूबसूरती इम्परफेक्शन में, नामुकम्मल होने में, और डाइवर्सिटी में है कि मुख्तलिफ होने में है, मुख्तलिफ नौ होने में है, कि जब आप मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। क्वेश्चनिंग रिजिड इम्पोज स्टैंडर्ड। तो जो ट्रू ब्यूटी जो है वो इस चीज में है कि जो रिजिडिटी है उसको आप जब आप क्वेश्चन करते हैं, जो इम्पोज स्टैंडर्ड्स आते हैं उनको हमने क्वेश्चन करना होता है। जैसे कि जो हमारे ऊपर कहा जाता है, जैसे आजकल मीडिया में दिखाया जाता है कि अगर आपकी स्किन जो है वो गोरी होगी तो आप खूबसूरत होंगे, या आप वो जो एक रिजिडिटी दिखाई जाती है कि आपकी इतनी कमर होगी, आपका इतने आपका बाल ऐसे होंगे, और आपके आपकी क्या कहते हैं इसको, नेक ऐसे होगी, और आपकी ब्यूटी का फिगर ये होगा, तो फिर आप क्या होंगे? खूबसूरत होंगे? नो। आप जब रिजिड स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन करते हैं और इम्पोज स्टैंडर्ड को क्वेश्चन करते हैं, वो बेसिकली खूबसूरती है कि जब आप इम्परफेक्शन और डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं। तो इम्परफेक्शन एंड डाइवर्सिटी ये खूबसूरती है। वो जो रिजिड स्टैंडर्ड्स हैं वो खूबसूरती नहीं है। इसका मतलब ये है टॉपिक का। तो फोकस एरियाज इसमें ये है, अगर इस टॉपिक, अगर इस किस्म का टॉपिक एस पेपर में आए, या ये जो टॉपिक था कि एसिमेट्री इज एक्चुअल ब्यूटी, व्हाट आर स्टैंडर्ड देन। कि अगर एसिमेट्री वैसे खूबसूरती होती है तो फिर स्टैंडर्ड किस लिए है? तो इस ऐसे में आप देखा जाएगा, आप देखेंगे कि सब्जेक्टिविटी ऑफ ब्यूटी एंड नॉर्म्स। आप बताएंगे कि ये जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये जो चीज़ें होंगी तो खूबसूरती होगी, नहीं। ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव है। और डिफरेंट नॉर्म्स होती हैं। कुछ मुआशरे ऐसे हैं, कुछ साउथ अफ्रीका में मैं देख रहा था कि वहाँ जब आपका बहुत बड़ा पेट होता है तो आप बहुत ब्यूटीफुल होते हैं अपने माशरे में। तो डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म्स हैं। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर काला होना खूबसूरती है, कुछ सोसाइटी के अंदर गोरा होना खूबसूरती है, कुछ सोसाइटी में छोटे कद का होना खूबसूरती है, कुछ सोसाइटीज़ में बड़े कद का होना खूबसूरती है।
कुछ सोसाइटीज में घुंघराले बाल होना खूबसूरती है, कुछ सोसाइटीज में लंबे बाल होना खूबसूरती है, जो स्ट्रेट बाल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, और नॉर्म्स तय करती हैं सोसाइटी के अंदर, जो 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 प्रिवेलिंग नॉर्म्स है वो तय करेंगी कि खूबसूरती क्या है। इसी तरह हो सकता है कि अमेरिका का खूबसूरत बंदा पाकिस्तानी लोगों के मुताबिक खूबसूरत ना हो, या हो सकता है पाकिस्तानी लोगों का जो खूबसूरत बंदा है वो साउथ अफ्रीका में खूबसूरत ना हो। तो इस आज से में एक तो ये चीज़ बताएंगे, दूसरी आप बताएंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी, कि अगर गोरे बंदे ही खूबसूरत हैं तो दुनिया में गोरे लोग तो बहुत कम है। लिहाजा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है दैट मैटर्स अलॉट, कि अब तुम दुनिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्शन के लोग पाए जाते हैं, डिफरेंट हाइट के लोग पाए जाते हैं। तो कल्चरल, ये कल्चरल डाइवर्सिटी है। कहीं पे लोग जो हैं वो हेल्दी हैं, कहीं उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, कहीं उनके बाल कैसे हैं, कहीं उनकी स्किन का टोन कैसी है। लिहाजा ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है यही खूबसूरती है। इसी तरह इस ऐसे में ये भी बताएंगे आपके सोशल स्टैंडर्ड्स एंड स्टीरियोटाइप्स। ये हर सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि इसके मतलब ये खूबसूरती का कंसेप्ट है। और हर सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। स्टीरियोटाइप्स ये होता है कि जैसे अगर मैं ये कह देता हूँ कि खवातीन अच्छी ड्राइवर नहीं है, तो ये एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप है। मैं कहता हूँ कि मर्द बहादुर होते हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है, मर्दों के साथ हमने जोड़ दी है। तो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है सोसाइटी में। कहीं पे लोग कह देते हैं कि गोरा कलर होना खूबसूरती है, तो ये एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। इसी तरह कहीं पे लोग कह देते हैं कि बड़ा पेट होना खूबसूरती है, तो ये स्टीरियोटिपिकल उनकी थिंकिंग है। तो ये स्टीरियोटाइप्स पाए जाते हैं मुआशरे के अंदर, एक खास चीज़ को वो कह देते हैं कि ये थिंकिंग है, वो एक खास जो पैटर्न होता है उससे वो हटा देते हैं चीज़ को, वो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग कहलाती है। इसी तरह सोशल स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंक्लूसिविटी। अब अगर बात करें, जैसे हमने कहा कि टॉपिक था हमारा एसिमेट्री इज एक्चुअल ब्यूटी, देन व्हाट आर स्टैंडर्ड्स देन, कि एसिमेट्री जो है, इम्परफेक्शन जो है, वो बेसिकली क्या है, खूबसूरती है। डाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली खूबसूरती है। तो आप बताएंगे कि जब डेवलपमेंट प्लानिंग आप करते हैं किसी माशरे की या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों को शामिल करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक ही बंदे को शामिल करते हैं, वहाँ पे वेमेन को भी शामिल किया जाता है, मिनारिटीज़ को भी शामिल किया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें, सपोज कोई एक इदारा है इलेक्शन कमीशन का, तो उसके अंदर सिंध के लोग भी शामिल होंगे, पंजाब के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, केपी के भी होंगे, तो ये इस्लाम कैपिटल के भी होंगे। तो ये डिफरेंट जो लोग हैं, ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है। ये अब तमाम लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये इंक्लूसिविटी है। तो ये जो आप कह सकते हैं जो एसिमेट्री होती है, ये इंक्लूसिविटी है बेसिकली। एसिमेट्री जो है ये डाइवर्सिटी है बेसिकली। जो एसिमेट्री है बेसिकली, अब ये वैरायटी है बेसिकली। तो यही तो खूबसूरती है कि जब डिफरेंट मुख्तलिफ लिबास के, मुख्तलिफ मज़हब के, मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ रेस के, मुख्तलिफ ओरिजिन के, मुख्तलिफ एथनिसिटी के, मुख्तलिफ सेक्ट के लोग जब इकट्ठे होते हैं और किसी इदारे के अंदर वो गवर्नेंस में या डेवलपमेंट में या प्लानिंग में रोल प्ले कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, तो वी आर including voices from different origins, different sexes, different genders, different castes and different areas. तो ये इंक्लूसिविटी है, ये डाइवर्सिटी है, ये बेसिकली क्या है, एसिमेट्री है, ये बेसिकली ब्यूटी है। और अगर इसकी थीसिस स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो ये है कि although conventional standards attempt to define beauty through uniformity, कि अगर ये जो कन्वेंशनल जो जो एक रिवाज चलता आ रहा है, वो तो अगर कि कन्वेंशनल स्टैंडर्ड ये तय करते हैं कि जो ब्यूटी है उसको वो डिफाइन करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी में ब्यूटी है। क्या अगर सपोज गोरा कलर लोगों का है सारों का, तो कहते हैं, गोरे कहते हैं कि हम खूबसूरत हैं। तमाम लोग अगर एक जैसे नजर आएंगे तो वो खूबसूरत हैं। तो वो ब्यूटी की एक खास डेफिनेशन बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी इज ब्यूटी। लेकिन yet true beauty emerges from asymmetry and diversity, challenging rigid norms and advocating inclusivity। वो कहते हैं कि अगरचे जो इस थीसिस स्टेटमेंट में हमने ये कहा है कि अगरचे जो कन्वेंशनल जो जो मुरवजा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जो ब्यूटी को वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी होती है कि तमाम लोग एक जैसे हों। लेकिन एक्चुअल जो ब्यूटी है वो इमर्ज होती है एसिमेट्री से, डाइवर्सिटी से, कि जब लोग मुख्तलिफ हों, जब डाइवर्सिटी हो, वैरायटी हो, जब डाइवर्सिटी को और वैरायटी को और एसिमेट्री को इनकरेज किया जाता है, तो दरअसल उस टाइम क्या किया जा रहा होता है, उस टाइम रिजिड नॉर्म्स को और उस टाइम को चैलेंज किया जा रहा होता है और इंक्लूसिविटी को प्रमोट या एडवोकेट किया जा रहा होता है। तो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, रिजिडिटी को डिस्करेज करना, वैरायटी को प्रमोट करना, एडवर्सिटी को प्रमोट करना, एसिमेट्री को प्रमोट करना क्या है, ब्यूटी है बेसिकली। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिवनेस या इंक्लूसिविटी। अब एक और टॉपिक पूछा गया इसी पेपर में, प्लानिंग, प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर के एग्जाम में, एंड दैट इज
वो टॉपिक ये था, क्राउड्स बोथ मेक एंड मार द नेशंस। कि ये जो हुजूम होते हैं, क्राउड्स होते हैं, वो नेशंस को बनाते भी हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। कि ये जो क्राउड होते हैं, इसी से कौमें बनती भी हैं और कौमों का शिराजा भी बिखर जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो अवाम होती है, मैसेज होते हैं, द मैसेज कैन ड्राइव प्रोग्रेस और डिस्ट्रक्शन। कि ये जो अवाम है, बेसिकली मैसेज आते हैं, जो जो हुजूम होता है, ये प्रोग्रेस के ड्राइवर भी हैं और ये डिस्ट्रक्शन के ड्राइवर भी हैं। ये इससे तरक्की भी हासिल हो सकती है, जो लोगों का इकट्ठ होता है, जो हुजूम होता है, और ये जो लोग होते हैं, ये कौम को तबाही की तरफ भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लीडरशिप एंड डायरेक्शन। डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि आपका लीडर कौन है और आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर जो जो ग्रुप है, जो लोगों का जो क्राउड है, अगर उनको अच्छा लीडर मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए, तो वो प्रोग्रेस की तरफ जाता है, वो पूरा क्राउड। और अगर क्राउड जो है उसको डायरेक्शन ना मिले, डायरेक्शन लेस हो अगर वो, और उसको ट्रू मीनिंग में लीडर ना मिले, तो वो फिर जो क्राउड है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ, केओस की तरफ चला जाता है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। इस ऐसे के अंदर आप किन किन एरियाज पे फोकस करेंगे? आप बताएंगे कि पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी। कि ये जो लोग होते हैं, क्राउड होते हैं, वो किसी चीज़ को जाहिर करते हैं? मैसेज को। जब मैसेज होंगी तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट वॉइसेस होंगी, डिफरेंट जो प्रोविंस के लोग होंगे, सिंध के लोग, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, तो पंजाब पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। तो हर प्रोविंस के लोगों की अपनी अपनी वॉइसेस हैं, इनको हम पब्लिक वॉइसेस कहेंगे, उनकी अपनी ओपिनियन है। तो पब्लिक ओपिनियन इसी तरह, और ये मुख्तलिफ लोगों की जो आवाज़ें होंगी, उस वो किस चीज़ को जन्म लेती हैं? उनके डिफरेंट लीडर्स होंगे और वो डेमोक्रेसी को जन्म देते हैं। तो अगर हम पब्लिक वॉइस, क्राउड्स जो हैं, अगर उनकी वॉइसेस को हम रेस्पेक्ट करें तो डेमोक्रेसी जन्म लेती है। तो डेमोक्रेसी को आप डिस्कस करेंगे इस ऐसे में। पब्लिक ओपिनियन को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और मॉब मेंटालिटी वर्सेस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर कोई ऐसा क्राउड है, जो ऐसा जत्था है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, बगैर लीडर के और बगैर डायरेक्शन के वो भागे जा रहे हैं, और वो हैफजर्डली मूव कर रहे हैं, और उनका कभी कोई काम करते हैं, कभी कोई काम करते हैं, तो वो मॉब बन जाता है, वो जत्था होता है। वो नेशन नहीं होती, वो ग्रुप नहीं होता, वो टीम नहीं होती। तो वो मॉब मेंटालिटी को जन्म देते हैं जब चाहते हैं। सब अमूमन ये मजहबी जत्थे जो होते हैं, वो जब चाहते हैं किसी को, मतलब है कि कह देते हैं कि ये काफिर है और उसको मार देते हैं। इसी तरह इसके मुकाबले में हम कहेंगे कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो लोगों का हुजूम है, अगर उनका कोई लीडर है और उनके अंदर सिविक सेंस है और उनको उनकी कोई खास डायरेक्शन है और वो टीम वर्क में काम करेंगे, तो उनके ऊपर वो बेसिकली सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो बेसिकली नेशन है। मॉब नेशन नहीं बनते। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सिविक एजुकेशन से, टीम वर्क से, ग्रुप से, खास एक ट्रू लीडर होने से और एक खास डायरेक्शन होने से, वो जो क्राउड है वो क्या बनता है? नेशन बनता है। इसी तरह आप बात करेंगे इस ऐसे के अंदर कि लीडरशिप का रोल के ऊपर बात करेंगे, और इंस्टीट्यूशन के अंदर कि ये जो इदारे हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री इदारा है बहुत बड़ा, और जो इस तरह जो लीडरशिप में आप देखेंगे, सिविक जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो बेसिकली लोगों को क्राउड भी बना सकते हैं और लोगों को नेशन भी बना सकते हैं। अगर वो क्राउड को ऐसी तकारीर करें और लोगों को डायरेक्शन ना दें, अपनी लीडरशिप स्किल से उनको इकट्ठा ना करें, उनको सिविक एजुकेशन ना दें, तो वो लोगों को क्या बना देंगे? क्राउड और मॉब बना देंगे। और अगर वो ट्रू लीडरशिप सिखाते हैं और लोगों को खास डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ट्रू लीडर और अच्छे इदारे जो होते हैं, अगर वो लोगों को डायरेक्शन दें, लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएं, लोगों को एक खास डायरेक्शन दें, एजेंडा दें, और लोगों से की के स्किल्स को हार्नेस करें, इंप्रूव करें, यूटिलाइज करें, तो जो इदारे होते हैं और जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो पॉलिटिकल सिविक सिविल लीडर्स हों, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो मिलिट्री लीडर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हों, वो क्या करते हैं? वो नेशन को बना सकते हैं, नेशन बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। और सोशल मूवमेंट्स की बात करें अगर हम, कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में सोशल मूवमेंट्स पैदा हुई हैं, स्टार्ट की गई। पाकिस्तान मूवमेंट, इस तरह अगर हम बात करें, नेल्सन मंडेला ने एक मूवमेंट स्टार्ट की। इस तरह अगर हम बात करें, अबुल कलाम ने एक मूवमेंट आज़ाद स्टार्ट की। तो ये जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं लोगों के समाजी हकूक़ के लिए, वो क्या करती हैं? उसमें जो लीडर होता है, बेसिकली वो लोगों को डायरेक्शन दे रहा होता है, अपनी लीडरशिप स्किल से लोगों को क्या कर रहा होता है? नेशन बना रहा होता है, नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। अब इस टॉपिक पे अगर थीसिस बनाया जाएगा, अपना थीसिस स्टेटमेंट बनाई जाएगी, तो देखें, क्राउड्स बोथ मेक और मार द नेशन। के क्राउड जो है वो, उससे नेशन बनती भी है, कौमें बनती भी हैं, और कौमों को नुकसान भी पहुंचता है। इस पे थीसिस स्टेटमेंट क्या बनेगी? आल्दो क्राउड्स पोजेस द पावर ऑफ although crowds possess the power to build nations through collective action। कि अगर जो हुजूम है, उनके पास ये ताकत होती है कि वो कौमें बनाते हैं, किस तरीके से? कलेक्टिव एक्शन से। द सेम फोर्स, ये जो क्राउड की फोर्स होती है, द सेम फोर्स कैन डिसमेंटल द सोसाइटल ऑर्डर व्हेन मिसलेड, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप एंड सिविक अवेयरनेस
इंडिस्पेंसिबल। कि ये जो अगरचे क्राउड्स के पास वो पावर होती है कि वो कलेक्टिव एक्शन से नेशन बना सकते हैं, कौम बना सकते हैं, कौम जन्म ले सकती है अगर क्राउड जो है वो कलेक्टिव एक्शन करे, और उससे कौम जन्म ले सकती है, नेशन बन सकती है। लेकिन यही जो क्राउड की फोर्स है, अगर वो उनकी उनको मिसलीड किया जाए, अगर वो उनको डायरेक्शन न मिली हुई हो, तो वो सोसाइटल आर्डर को ख़राब भी कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं, पूरी सोसाइटी का शिराजा बखेर सकते हैं। ये जो क्राउड होते हैं अगर वो शुतर बेमहार हो जाए तो। इसी तरह ये दोनों बातें जो हैं ये बताती हैं कि मेकिंग रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप एंड सिविक अवेयरनेस इंडिस्पेंसिबल। यानी क्राउड की ताकत नेशन बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और क्राउड की फोर्स जो है वो सोसाइटल आर्डर को डिसमेंटल करने में भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर इसका मतलब है कि क्राउड की फोर्स जो है उसको हमने किया, उससे क्या चीज़ बनानी है, उससे हमने लीडरशिप का काम लेना है और उससे हमने सिविक अवेयरनेस का काम लेना है। ये बहुत नागुजीर बात है कि हमें क्राउड को लीडरशिप और सिविक अवेयरनेस जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में, ताकि क्राउड को नेशन बिल्डिंग की तरफ इस्तेमाल किया जाए, ना कि क्राउड को हम सोसाइटल आर्डर को डिसओरिएंट करने के लिए, डिसऑर्गेनाइज करने के लिए, या सोसाइटल आर्डर को डिसमेंटल करने के लिए इस्तेमाल करें। यानी कि इस ऐसे में जो मेन थीम है इस तीसरे स्टेटमेंट में वो ये है कि क्राउड पॉजिटिव फोर्स भी हो सकती है, क्राउड नेगेटिव फोर्स भी होती है। लिहाजा किस चीज़ की ज़रूरत है? लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है और सिविक अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि जो लीडर हैं वो एक क्राउड को इस्तेमाल करें सिविक अवेयरनेस दे के, सिविक एजुकेशन दे के, नेशन बिल्डिंग के लिए। इसी तरह एक लास्ट जो टॉपिक था ऐसे में पूछा गया प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर के इंग्लिश ऐसे के अंदर, वो था कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, कि आने वाले वक्त की परछाई पहले पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर जो आउटकम्स होते हैं उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आज का जो प्रेजेंट साइंस हैं और जो ट्रेंड्स हैं। जो आज के ट्रेंड्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, चाहे वो मौसम के हैं, चाहे वो हुकूमत के हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे मैनेजमेंट के हैं, चाहे लीडरशिप के हैं, तो आज के जो प्रेजेंट के ट्रेंड्स हैं, जो साइंस हैं, उनसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कल हमारा कैसा होगा। इस ऐसे के अंदर आप कौन कौन से एरियाज पे फोकस करेंगे? आप बताएंगे कि जो पॉलिसी फोरसाइट है और प्लानिंग को, कि अगर आज की हम जब प्लानिंग करते हैं तो आज की हमारी प्लानिंग बताती है कि कल हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और हम पॉलिसी जब बनाते हैं तो पॉलिसी कब बनाई जाती है? जब कोई चैलेंज का सामना हो, क्राइसिस का सामना हो, तो फिर हम उसको एड्रेस करने के लिए क्या बनाते हैं? पॉलिसी। और पॉलिसी फोर साइट, जो लोग पॉलिसी बना रहे होते हैं उनके पास इनसाइट होती है और उनको पता होता है कि इस पॉलिसी को अगर हम ट्रू मीनिंग में इंप्लीमेंट किया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फोरसाइट, इसके ऊपर आप इसको डिस्कस करेंगे अपने पेपर में। अर्ली वार्निंग सिस्टम पे बात करेंगे कि जैसे अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है वो हमें बता देते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है। इसी तरह अगर हमारे बात करें फ्लड्स की, तो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बता देते हैं कि फ्लड्स आने वाले हैं। तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं वो एक सोसाइटी को, एक नेशन को बताते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास क्या, हमारे साथ क्या मसला आने वाला है, हमारे क्या हालात होंगे फ्यूचर में। तो हम वेल बिफोर टाइम प्रोएक्टिवली हम काम करते हुए उस क्राइसिस को एड्रेस कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी जो आने वाली होती है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं इस ऐसे में। और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंडिकेटर की बात करेंगे कि कुछ मुआशी इशारे होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो दिवालिया होने जा रहा है। कुछ मुआशी इशारे हमें बताते हैं कि हमें खत गुर्बत से हम नीचे गिरने वाले हैं। कुछ मुआशी इशारे हमें बताते हैं कि पॉवर्टी इतने इतनी बेलगाम होने जा रही है। कुछ मुआशी इशारे इकोनॉमिक इंडिकेटर में बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी होने जा रही है। इसी तरह पॉलिटिकल जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हम इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, डेमोक्रेसी डीरेल होने जा रही है, या कहीं हम मिलिट्री लॉ की तरफ, मिलिट्री ओवर रूल या मिलिट्री कू की तरफ तो नहीं जा रहे। तो इसी तरह सोशल इंडिकेटर भी हमें बताते हैं कि हमारी सोसाइटी डिके का शिकार होने जा रही है, या हमारी सोसाइटी जो है वो, उसका सोशल फैब्रिक जो है वो इम्प्रूव होने जा रहा है। तो सोशल इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, पॉलिटिकल इंडिकेटर को देखते हुए हमें प्रेडिक्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर को, और अपने इंडिकेटर को इस्तेमाल करके जो आज के इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, कोई भी हो, अपने मौजूदा इंडिकेटर्स को, ट्रेंड्स को देखते हुए अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए अपने फ्यूचर को इंप्रूव करने के लिए। और स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस वो होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। एक गवर्नेंस होती है जो अभी इसी टाइम, इसी अभी आज के वक्त के लिए, उसको हम ऑपरेशनल गवर्नेंस कह सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस होती है वो आगे, अगले 20 या अगले 50 या अगले 100 साल के लिए हम काम करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस है उसका क्या काम होता है कि वो आज के इंडिकेटर को देख के कल की पॉलिसी तय करती है।
कि हम कैसे आने वाले 100 साल में हम अपने मुल्क को, अपनी नेशन को, अपने कंट्री को, अपने एरिया को, अपने खत्ता को कैसे गवर्न करेंगे। तो ये जो ऐसे था, इसके अंदर हम स्ट्रेटजिक गवर्नेंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। अब मैंने इस टॉपिक को के कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, कि आने वाले वक्त की परछाई पहले पड़ जाती है, इस पर मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है कि वाइल द फ्यूचर रिमेन्स अनसर्टन, कि अगरचे मुस्तकबिल जो है वो अनसर्टन है, हमें नहीं पता, ऑब्जर्वेबल प्रेजेंट ट्रेंड्स के जो जो ऑब्जर्वेबल आजकल के जो ट्रेंड्स हैं एंड अर्ली इंडिकेटर्स ऑफन फोर शेडोज कमिंग इवेंट्स, कि आज के जो ऑब्जर्वेबल प्रेजेंट के मौजूद के जो ट्रेंड्स हैं मौजूदा दौर के, और जो आज के जो अर्ली इंडिकेटर्स हैं, वो अक्सर पहले बता देते हैं, फोर शेडो कर देते हैं आने वाले इवेंट्स का। लिहाजा दे एनेबल प्रूडेंट प्लानिंग एंड टाइमली पॉलिसी इंटरवेंशन, यानी आज के जो इंडिकेटर्स हैं और आज के जो ट्रेंड्स हैं, वो हमें आने वाले वक्तों का पहले बता के हमें बेसिकली प्रूडेंट यानी कि समझदारी वाली प्लानिंग और टाइमली जो पॉलिसी इंटरवेंशन, कि हमें कौन कौन की पॉलिसीज नाफिज करनी चाहिए, उनको नाफिजुल अमल करना चाहिए, वो हमें उसके लिए गाइड करते हैं। तो आज के ट्रेंड और आज के इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें प्लानिंग में हेल्पफुल होते हैं, और वो हमें पॉलिसीज बनाने में, पॉलिसी डेवलपमेंट में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ताकि हम अपने मुस्तकबिल को देखते हुए अपनी मौजूदा जो पॉलिसीज हैं उनको ऐसे मोल्ड करें, उनको ऐसे एडजस्ट करें, ताकि हम फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें और फ्यूचर के जो क्राइसिस हैं उनसे नबुर्द आजमा हो सके, उनको एड्रेस कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो कोटेशन बेस्ड इंग्लिश एसेज होते हैं, जो फिलोसॉफिकल इंग्लिश एसेज होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, किन किन फैक्टर्स को के ऊपर उनको लागू किया जाता है सोसाइटी में, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, डिप्लोमेटिक, सॉरी। तो कोटेशन बेस्ड एसेज जो होते हैं वो बेसिकली फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं, हमने उसको इंटरप्रेट करना होता है। तो मैंने आज की इस वीडियो में प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर, जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इम्तिहान हुआ इंग्लिश ऐसे का 16 दिसंबर 2025 को, उस इंग्लिश ऐसे के पेपर में जो 8 टॉपिक आए, मैंने उन 8 टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस किया। 8 के 8 टॉपिक जो थे वो ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल एसेज से, इन कोटेशन बेस्ड एसेज से। तो मैंने उन कोटेशन को इंटरप्रेट करना सिखाया कि अगर कोटेशन बेस्ड ऐसे होता है तो हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, अनफोल्ड या डीकोड कैसे करते हैं, और फिर हम अगर किसी टॉपिक को हम डिकोड कर लेते हैं जो कोटेशन बेस्ड ऐसे है, उस टॉपिक को जब डिकोड कर लेते हैं तो उसका इतलाक कहाँ कहाँ करेंगे, उसको कहाँ कहाँ मुंतबिक करेंगे, उसका इंतबाक, उसकी एप्लीकेशन, कि उसको सोसाइटी के ऊपर, उसको कल्चर के ऊपर, उसको रिलीजन के ऊपर, उसको डिप्लोमेसी के ऊपर, उसको इकोनॉमी के ऊपर, उसको डेमोक्रेसी के ऊपर, उसको हिस्ट्री के ऊपर, हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ उस टॉपिक को हम गवर्नेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, पॉलिसी डेवलपमेंट के ऊपर, पॉलिसी या आप कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। तो कोई भी आपके पास कोटेशन बेस ऐसे आता है तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और देखते हैं कि इसका इतलाक कहाँ कहाँ हो सकता है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर, कहीं कहीं पे जहां जहां आपको लगता है कि उसका इतलाक हो सकता है वो ढूंढें। और मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि कोटेशन बेस्ड एसेस की थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। अब इन 8 टॉपिक की जो थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई, हर थीसिस स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मैंने पूरा ऐसे किन चीज़ों के आसपास घूमेगा, या इस ऐसे के अंदर मेरा स्टांस क्या है, आप ये कह सकते हैं। मैंने इस कोटेशन को कैसे अंडरस्टैंड या डीकोड या मैनिफेस्ट किया है, या इस इन इंटरप्रिटेशन, इस कोटेशंस को मैंने कैसे डीकोड या कंप्रीहेंड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, आपने इससे क्या सीखा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी, मुझे अपने रिमार्क्स से, जो आपके काइंड रिमार्क्स से आप मुझे पहले भी आगाह करते रहते हैं, आई आई बिकम सो हैप्पी ऑन हैविंग फाउंड द पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम योर साइड। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एट द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन फेसबुक ग्रुप्स में, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें जहां आपको लगता है कि इसके पोटेंशियल यूजर्स या पोटेंशियल ऑडियंसिस की हो सकती है, जो इस चीज़ की स्टफ़, इस किस्म का स्टफ़ ढूंढ रहे होते हैं। और इस वीडियो को एटलीस्ट अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, उस कुलीग के साथ जो कोटेशन बेस्ड एसेस को समझना चाहता है कि उनकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, और कोटेशन बेस्ड ऐसे को सही तरीके से कैसे इंटरप्रेट करके उसको उसको किन किन एरियाज, उसके कौन कौन से फोकस एरियाज होते हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कोटेशन बेस्ड इंग्लिश ऐसेज की।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आने वाली वीडियो में इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड एक और थीम लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पे, अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम।